सभी दोस्तों मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरुती आपका स्वागत करता हूँ एग्ज़ाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि हम लोगों का टिहरी की रियासत चल रही है। मतलब आपसे मैं कहूँ तो परमार वंश हमारा गढ़वाल का या पंवार वंश चल रहा था, जिसमें कि हम लोग टिहरी रियासत के बारे में पढ़ चुके हैं मतलब उसके जो अंतिम शासक थे, है ना, मानवेंद्र शाह, उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए, कोई भी प्रशासन होता है तो उसकी कुछ ना कुछ प्रशासनिक व्यवस्था होती है ना। कुछ उसकी सैनिक व्यवस्था होती है, कुछ उसका भू राजस्व होता है, क्योंकि पुराने टाइम पे तो भू राजस्व ही कर का सबसे बड़ा माध्यम हुआ करता था। तो इसी से संबंधित हम जो पंवार कालीन या परमार कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है ना, भू राजस्व व्यवस्था और सैनिक व्यवस्था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, क्या होता था कि जो राजा था, है ना, जो गण नरेश था, वो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। और जो उसका पुत्र था, मतलब जो राजकुमार था, उसको युवराज, टीका या कुमार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? युवराज, टीका या कुमार। युवराज तो आपको पता रहता है पहले से, या कुमार भी, लेकिन टीका भी कहा जाता था। अब जब सुदर्शन शाह, आपको पता है, जो टिहरी रियासत के पहले राजा थे, के समय जो वजीर था वो कौन था? दुर्गादत्त पैनवली था। कौन था? दुर्गादत्त पैनवली। वहीं दीवान, इस वजीर को प्रधानमंत्री भी बोला जाता था। दीवान जो था उसको क्या बोलते थे? उसका नाम क्या था? ज्वालादत्त बहुगुणा। अब कीर्ति शाह, जिन्होंने टाइपराइटर की खोज करी, के समय वजीर कौन था? हरिकृष्ण रतुड़ी थे। कौन थे? हरिकृष्ण रतुड़ी। वहीं दीवान कौन था? चक्रधर जीवाल। और चक्रधर जीवाल का नाम कोई भी उत्तराखंड का इतिहास पढ़ेगा वो भूल नहीं सकता, क्योंकि तिलाड़ी कांड जो 1930 में हुआ था, वो इन्हीं की देन थी, है ना। इन्हीं के द्वारा ये तिलाड़ी कांड हुआ था, जिसमें कि हजारों बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी। अब जो टिहरी रियासत थी, उसका जो जो राज्य था, मतलब ये टिहरी या बोलूं या पंवार कालीन या परमार राज्य, ये विभक्त था ठाणा, परगना, पट्टियां और ग्राम। ग्राम सबसे छोटा और ठाणा जो था वो क्या था? सबसे बड़ा। उसके बाद परगना और उसके बाद में पट्टियां। सुदर्शन शाह के समय राज्य जो है 4 ठाणों में विभक्त था, जिसका प्रमुख कौन होता था भाई? थानेदार। कौन होता था? थानेदार। वहीं परगने के अधिकारी को बोला जाता था सुपरवाइजर। क्या बोला जाता था? सुपरवाइजर। अब जो पट्टियां थी, इन पट्टियों में जो है पटवारी रहा करते थे, और ये राजस्व अधिकारी भी थे। वे मतलब राजस्व भी क्या इकट्ठा किया करते थे। परगने में राजस्व वसूली का कार्य थोकदार करता था, जिनको कमीण या सयाना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कमीण या सयाना। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया क्या था भाई? प्रधान था। अब जो ये प्रधान था, प्रधान प्रधान नहीं है, प्रधान, ये राजस्व एकत्रित कर पटवारी को सौंपता था। किसको सौंपता था? पटवारी को। वंशानुगत था, मतलब प्रधान का बेटा ही प्रधान बनेगा, है ना। उसके बाद गांव के मौरूसी दारों में से क्या होते थे? नियुक्त होते थे ये प्रधान। अब मौरूसीदार क्या होते हैं, अभी हम ये आगे पढ़ेंगे। अब सैनिक व्यवस्था और अन्य पदाधिकारी क्या थे, देखिए। गणराज्य का सर्वोच्च मंत्री जो होता था वो होता था मुख्तार। क्या बोलते थे उसको? मुख्तार। अब गण सेना कुछ पलटनों में विभक्त थी, जिनको की कहा जाता था सलाण, बधान और लोहा। क्या कहा जाता था? सलाण, बधान और लोहा। परगने का सैनिक शासक था, जिसको बोलते थे हम लोग फौजदार। क्या बोलते थे? फौजदार। राजकीय कार्यालय के महानिदेशक को दफ्तरी कहते थे। क्या कहते थे? दफ्तरी कहते थे। कर्मचारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण का काम भी कहते हैं। राजकीय कार्यालय का जो महानिदेशक था, इसके द्वारा ही नियुक्ति और ट्रांसफर किया जाता था। मौलाराम के ग्रंथों में संदेशवाहक कौन कहा जाता था? चणों को। और राजप्रसाद में अर्दली का जो कार्य करता था वो करता था चाकर। राजा के साथ चांदी का दंड लेकर जो चलता था उसको बोलते थे चौबदार। क्या बोलते थे? चौबदार। मंत्रिमंडल में धर्माधिकारी प्रमुख हुआ करता था ओझा गुरु। कौन हुआ करता था? ओझा गुरु। अब गणराज्य की भू व्यवस्था क्या थी, देखिए। राज्य आय का प्रमुख साधन सिरती या क्या था? भूमिकर था, जिसको सिरती भी बोला जाता था या भूमिकर भी बोला जाता था। राजा 3 परिस्थितियों में भू स्वामित्व दूसरे को दे सकता था। मतलब 3 परिस्थितियां हुआ करती थी कि जब भूमि पर अधिकार जो है राजा दे सकता था किसी अन्य व्यक्ति को। तो पहला था संकल्प या विष्णु प्रीति, जिसको कि विद्वान या ब्राह्मण को वो जमीन देता था तो उसको विष्णु प्रीति या संकल्प कहा जाता था। रौत, आपको पता ही है कि वीरता
प्राप्त सैनिकों को पुरस्कार स्वरूप दिया जाता था। जागीर जो है राज्य अधिकारियों को दिया जाता था। कृषि करने वाले जो किसान थे उनको आसामी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आसामी। अब आसामी भी देखो 3 प्रकार के होते थे। कौन-कौन से? खायकर, सिरतान और मौरूसीदार। और क्या भाई? मौरूसीदार। तो ये मौरूसीदार पहले भी आया, फिर से आया। तो देखिए अगले वाला जो लाइन है उसमें इसके बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति राजा की आज्ञा से कृषि कार्य स्वतंत्र रूप से स्वयं करता था और राजा को सीधे राजस्व देता था उसे मौरूसीदार कहा जाता था, है ना। सिरतान जो था, जो मौरूसीदार या खायकर को उसकी भूमि हेतु सिरती या नगद रकम दिया करता था। मतलब इस मौरूसीदार के नीचे आया करता था सिरतान। और सिरतान मौरूसीदार को क्या दिया था? सिरती या नगद रकम दिया जाता था। खायकर जो मौरूसीदार के अधीन उसकी भूमि से कमाता था, है ना। और निर्धारित रकम मौरूसीदार को देता था। मौरूसीदार की जमीन पे काम करता था खायकर और उसको क्या देता था? एक निर्धारित रकम देता था। थातवान की भूमि पर बसे किसान थातवन के खायकर कहलाते थे। मतलब जो थातवन था उसकी भूमि पर जो किसान काम करते थे उनको खायकर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खायकर। पवार शासक कृषि उपज का 1/3 कर के रूप में लेते थे जिसे तिहाड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तिहाड़। गल्ला छहाड़ा चंद्रवंश के टाइम पे था भाई। अधिक साधारण उर्वरता वाली भूमि में उत्पादन का अधेल या आधा भाग भूमिकर के रूप में लिया जाता था। कोई साधारण है तो आधा भाग ही उसका भूमिकर लिया जाता था। ओताली एक प्रकार का राजस्व कर या भूमि थी। ओताली उस टाइम पे एक शब्द आता है जो कि एक प्रकार का राजस्व कर या भूमि थी। नाप तोल की पद्धति धूलिपा था जिसको कि अजय पाल ने शुरू करा था, है ना। 2 किलो के बराबर हुआ करता था। तो आज आपने इनकी भूव्यवस्था, सैनिक व्यवस्था और पदाधिकारी और साथ ही साथ प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ा, है ना। अभी आगे इसमें एक लास्ट सेशन और है और ये फिर आपका परमार वंश या पवार वंश जो है आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम गोरखा प्रशासन की ओर अग्रसर होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और इसकी जो पीडीएफ होगी वो आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद।